नमस्कार। पहला दगड़ युद्ध। मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में बहुत सारी न्यूज है, लेकिन एक न्यूज ऐसी भी हाल के दिनों में हमने देखी जब नियम कायदे कानून की बात करने वाले खुद कानून तोड़ने पर आमादा हो गए और फिर से कानून तोड़ने की रणनीति बना चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारी मांगों के आगे कोई कानून नहीं चलेगा। एक तरफ पुलिस महकमे ने घेराबंदी की, किलेबंदी कर दी, कह दिया कि इस इलाके में आप पैर नहीं रख सकते भैया, लेकिन इधर मानने को तैयार नहीं। अब कानून की बात करने वाले को आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या मजबूरी उनकी हो गई कि वो ना सड़क पर आए, बल्कि वो सरकार और प्रशासन से भी भिड़ने को तैयार हो गए। ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने ला रहा हूं बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कनवाल जी को। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। जी सर, धन्यवाद। कनवाल जी, एक तस्वीर हमने बीते दिनों बहुत देखी। आक्रोशित वकील देखे और ऐसा दिखा कि आर पार के मूड में हैं। कई तरह के ऐसे नारे लग रहे थे। कानूनों को भी दरकिनार किया गया, नियम कायदे तो भूल जाइए। तो ये कानून की लड़ाई लड़ने वालों का ऐसा ऐसा क्या दर्द है, ऐसी कौन सी तकलीफ है कि ये सड़क पर आ रहे हैं, कानून तोड़ने की रणनीति बना रहे हैं? क्या हो गया है ऐसा बवाल? क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारा कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहता कि हम किसी कानून व्यवस्था को तोड़ें। जो चीज़ की ज़िम्मेवारियाँ हमें दी गई है कि हम एक जी, सभ्य नागरिक बन के रहें। और अधिवक्ताओं का विशेषकर कार्य क्या होता है कि वादकारियों के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। जी। आज क्या है कि सरकार भी इस फँसी हुई है और न्यायपालिका भी फँसी हुई है। क्योंकि अगर वादकारी न हो तो फिर तो न्यायाधीशों की भी जरूरत नहीं है, वादकारी न हो तो फिर अधिवक्ताओं की भी जरूरत नहीं है। हुँ, अधिवक्ता वादकारियों की समस्या को कहाँ पे सुनेगा? उनके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि उनके लिए चैम्बर होनी चाहिए अधिवक्ताओं के लिए। हम पिछले 100 सालों से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, हम यहाँ पे चैम्बर में अपना बैठ के कार्य करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वादकारियों की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। हमारी जो 260 करोड़ रुपए की न्यायपालिका के लिए एक खूबसूरत सा भवन बन गया है, लेकिन वहां न तो वादकारियों के लिए कोई बैठने का स्थान है और न अधिवक्ताओं को उनकी परेशानियों का समझने की कोई जगह है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर न्यायालयों में आपने देखा होगा पूर्व से चला आ रहा है कि वादकारी शेडों का भी निर्माण होता था कि वादकारी आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, अपना जिसने लंच करना है वो लंच करेंगे, जिसने चाय पीनी है वो चाय पियेंगे, अपने अधिवक्ताओं से चर्चाएं करेंगे। अधिवक्ताओं की भी मेन जो दिक्कतें आ रही है कि वो जो चैम्बर होते हैं जहाँ पे वो अपनी तैयारियां करते हैं, अपने वादकारियों से वार्ता करते हैं, उनसे समझते हैं, सारी तथ्यों को लेते हैं, तो वो जो है न्यायालय में जाके उनकी ओर से पैरवी करते हैं। आप जी, स्थिति ये देखिए कि हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं और न्यायप्रिय लोग होने के कारण अब हम वकालत कहाँ से करें अपनी? जब हमारे पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, हम वकालत अपनी कहाँ से करें? तो हम पे फिर एक ही मार्ग बचा कि हमने जो न्यायपालिका के भवन के पास जो सड़क थी, हम वहाँ पे बैठ गए कि हमने सोचा हम यहीं से वकालत करते हैं, जब हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं है, हम कहाँ से करेंगे वकालत? तो फिर स्थिति ये आई कि हम लगभग 1 महीने से ऊपर नेशनल हाईवे पे हम धरना दिया हमने, हम वहीं बैठे रहे और इन चीज़ों की माँग सरकार से करते रहे कि बहुत जगह राज्यों में हो क्या रहा है कि सरकार ही अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण करती है। जी। हम इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लेके गए, सब जगह लेके गए जहाँ-जहाँ हमारे संपर्क हो सकते थे और संसद में भी ये बात चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने संसद में भी इस बात को रखा। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, चाहे हमारा उत्तराखंड का आंदोलन रहा हो, अधिवक्ताओं की विशेष भूमिका रही है स्वतंत्रता के आंदोलन में भी, जब भारतवर्ष हमारा आज़ाद हुआ और जब उत्तराखंड हमारा राज्य बना उसमें भी अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज ऐसा क्या हुआ है कि हमको एक सौतेले व्यापार की तरह हमें देख रहे हैं। हमारे सामने की बात है कि यहीं पे कचहरी के बगल में ही एक कबाड़ी बाजार हुआ था, उनको विस्थापित किया गया, उन्हें दुकानें दी गई। आड़त बाजार हमारे सामने ही इनको भी विस्थापित नीति के तहत
बहुत अच्छी तरीके से बसाया गया, पैसे भी दिए गए, सारी चीजें करी गई। लेकिन ऐसी क्या बात है कि अधिवक्ताओं के लिए सरकार जो है सोई हुई है? हमारी मांगे चली हैं, हमारी बातें हुई है। हमारा तो एक ही बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सदन में आए, हमें बताएं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और हमारे चैम्बरों का निर्माण, हमारे यहाँ लगभग 5,000 के करीब अधिवक्ता हैं, टाइपिस्ट हो गए, स्टाम्प वेंडर हो गए। आप ये लगा लो कि एक दिन की अगर हम बात करें कि न्यायालय में कितने लोग आते हैं, तो आप ये मान के चलना कि कम से कम 20-25 हजार तो वादकारी आते हैं, साथ में टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर, 5,000 हम अधिवक्ता हैं। और स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट भी हमारे यहाँ 1,000 से ऊपर हैं लगभग। ये लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ बात करेंगे, किससे बात करेंगे, कैसे टाइपिंग होगी, कैसे स्टाम्प पेपर की बिक्री होगी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न हो गए हैं। और जब कोई भी हल नहीं निकल पाया तो हमने ये वो करा, 22 तारीख को हमने घंटा घर में बैठेंगे और एक बात घंटा घर में बताइएगा, प्रदर्शन सिर्फ करेंगे। एक ही मसला है चैम्बर का या और भी कोई मांगे हैं? हमारा सबसे मुख्य मुद्दा चैम्बरों का, सरकार हमें चैम्बरों का निर्माण करके दे। तो हमारे तो मुख्य मांग ये है कि हमें चैम्बरों का निर्माण करके तो दे। इसके लिए और सरकार राज्यों की में तरफ भी से आपको आश्वासन दिया जा चुका है कनवाल जी? समिति और उसके बाद काम होगा शुरू, ये सब चीजें हो चुकी हैं बातचीत में? तो फिर भी गुस्सा? देखिए, जहां तक सबसे बड़ी बात है कि सरकार, आश्वासन और रेवड़ी 2 चीजें हैं। जी। जब चुनाव आता है तो आश्वासन भी दिए जाते हैं, रेवड़ियां भी बांटी जाती है। हम आश्वासन और रेवड़ियों से बिकने वालों में नहीं है कि आप हमें रेवड़ी दे दो, आप हमें आश्वासन दे दो। आश्वासन नहीं, धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। अगर हमारे सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार आश्रम देहरादून के सदस्य भी रहे हैं। और आप ये देखिए कि जो हमारे सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने नित्य से स्वर्गीय श्री नित्यानंद स्वामी जी, वो भी बार आश्रम देहरादून के मेंबर थे सम्मानित, और साथ ही साथ वो बार आश्रम देहरादून के अध्यक्ष भी रहे हैं। और आज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार, ये सौतेला व्यवहार किस प्रकार का किया जा रहा है? तब सरकार कहाँ सोई थी जब 260 करोड़ की एक जो इन्होंने खूबसूरत न्याय भवन का निर्माण करा था, तब क्या अधिवक्ताओं की दिखाई नहीं दिया कि अधिवक्ता कहाँ जाएंगे, वादकारी कहाँ जाएंगे, स्टाम्प वाले कहाँ जाएंगे, टाइपिस्ट कहाँ जाएंगे? तो ये जब मांग उठी है, तो ये मांग जब तक धरातल पर नहीं दिखाई देगी और माननीय सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिसर में आ जाए, हमारे भवन में आ जाए, तो सीधी सी बात है कि हम उनके स्वागत भी करेंगे, उनके नारेबाजी भी करेंगे कि जिंदाबाद के, और हमें तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। उसमें जो सहमति बनी, जो समिति का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, जो कहीं वो वादा और आश्वासन की बात आप कर रहे हैं, उस पर आप लोग सहमत नहीं है, क्यों? आपको लगता नहीं है कि भरोसा नहीं है सरकार नहीं करेगी या नहीं करेगी? देखिए, दो चीजें होती हैं। सरकार पर विश्वास करना तो हमारा कर्तव्य भी है, जरूरी भी है, सरकार पर विश्वास करना चाहिए। पर माननीय अगर मुख्यमंत्री जी आके ये हमें भरोसा दिला दे कि हम ये कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने कहा ना कि उनके सम्मान में जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे और एक भव्य तिरंगा यात्रा भी हम निकालेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिवक्ताओं के प्रति, देखो कितने समर्पित हैं वो, अधिवक्ताओं की पीड़ा को जानते हैं वो, दर्द को जानते हैं वो, और वो हमारे बीच में मौजूद होकर आके इतनी बात कह दी, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें तो फिर स्वाभाविक सी बात है, हमारा आंदोलन स्थगित हुआ था, हम धरना जो था हमारा स्थगित हुआ था, समाप्त होना और स्थगित होना अंतर है। अभी तो हमारा 22 तारीख को घंटा घर का है कि सुबह से शाम तक हम वहां पे बैठेंगे। सरकार तब भी नहीं चेतेगी तो हमारी रणनीति फिर दूसरी होंगी, आंदोलन भी फिर उग्र होगा और हमारी रणनीति बदली जाएगी। उसी रणनीति के तहत अभी तक हम लोग चल रहे थे। आ रहा हूँ। आपने कहा 22 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 22 तारीख ना, तो आप लोग घंटाघर घेराव की रणनीति आपकी है। इधर मैं देख रहा था कि एसएसपी साहब ने कह दिया कि इधर पर्यटन सीजन चल रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ये तो आज्ञा किसी को है नहीं। तो उसके बावजूद भी आप लोग क्या वो घेराव, क्या वो प्रदर्शन, वो टकराव वाली स्थिति पैदा करेंगे? देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि हो सकता है हमारी सीएम साहब कल का दिन शनिवार का दिन है और वो कल हमारे बीच में आ जाएंगे, तो फिर सोमवार को तो कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता, फिर हमें वहां बैठने का। अगर सीएम साहब यहाँ आएंगे,
हमें बता देंगे तो हमारा तो फिर सोमवार का उद्देश्य कोई रहेगा नहीं। और हमारी टकराव की स्थिति कभी भी नहीं रही है, ना हम चाहते कि हमारा कोई टकराव हो, परंतु हम झुकेंगे नहीं। ना हम पुलिस से झुकेंगे, ना हम प्रशासन से झुकेंगे, ना हम शासन से झुकेंगे, ना हम सरकार के सामने झुकेंगे। ये डर भय या वाली बातें, इन चीजों के हम बहुत आदी हो चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और निश्चित तौर पे कोई बात नहीं, मान लीजिए पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जब इनका, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से वो टकराव की स्थिति आएगी, क्योंकि इस समय पे है क्या कि पुलिस प्रशासन भी चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं कि आ जाए सीएम साहब, बात करें। बात करने के बाद ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है कि हम सरकार के साथ टकराव चाह रहे हो, या सरकार का भी ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि हम अधिवक्ताओं के साथ टकराव चाह रहे हैं। नहीं, टकराव तो आपका शासन प्रशासन से हो ना हो, मुझे तो ऐसी खबरें भी मिली कि बार एसोसिएशन में ही बहुत ज्यादा टकराव हो गया, कुछ के इस्तीफे भी हो गए सुना। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया जब सरकार ने आपको सहमति दे दी, सरकार ने आपको आश्वासन दे दिया, तो फिर क्यों हो हल्ला करना, क्यों हुड़दंग करना, क्यों नारेबाजी, क्यों घंटा घर गिराओ। तो ये एकजुटता को लेकर भी सवाल है, अलग अलग मत एसोसिएशन के अंदर जो खड़े हो गए निकल कर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक हमारी एकता की बात है तो हम सब लोग एक ही जगह हैं, और आपको किसी ने ये सोचना नहीं है तो ये गलत सोचना है। भारत एसोसिएशन देहरादून एक है, एक साथ है। जो हमारी एकता ताकत है, सब लोग एक साथ हैं। और निश्चित तौर पे 22 तारीख को तो सारे लोग घंटा घर पे चलेंगे, हमारे सारे अधिवक्ता घंटा घर पे जाएंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारा एक आह्वान जो होता है, और हमारा खाली देहरादून बार के की ये कॉल थी। विकास नगर वालों ने 2 दिन की हड़ताल रखी, विकास नगर बार एसोसिएशन ने, परवाधून बार एसोसिएशन ने 2 दिन की हड़ताल रखी। और तो और हमारे से कुमाऊं क्षेत्र से भी बहुत सारे अधिवक्ता समर्थन देने के लिए आए, इधर हरिद्वार से भी समर्थन देने के लिए आए, दिल्ली से भी समर्थन देने के लिए आए, विभिन्न जगहों के अधिवक्ता आए। और साथ में जो हमारे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके लोग भी हमें समर्थन देने आए। और समर्थन पत्र की जहां तक बात है, सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबने हमें समर्थन पत्र भी दिए कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। तो लेकिन उन जायज मांगों को धरातल पे दिखने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार उसे धरातल रखे, और हमारी तो पलके बिछाए के आए हमारे बीच में। जब हमारे बीच में वो आएंगे, उनका स्वागत होगा, निश्चित तौर पे होगा। और मैंने कहा भी क्या कि एक भव्य तिरंगा यात्रा निकल जाएगी, जो एक अविस्मरणीय होगी। बहुत सारे अधिवक्ता उसमें जुड़ेंगे। और आज स्थिति हमारी बिल्कुल भी टकराव की कोई स्थिति नहीं है। हम तो घंटा घर हमने ठान रखी है, हमने दिन तय कर रखा है, तो हम तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। अब उसमें हमारी तो ये रहे कि फैसले पर आप क्यों सवाल उठा रहे हो, आश्वासन पर क्या कोई शंका आपको है? जब सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री धामी कह रहे हैं, उस पर क्या शंकाएं आपकी हैं? देखिए, 2 चीजें होती हैं। कभी भी आपको एक बात बताऊं, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हम तो एक अधिवक्ता हैं, हमारा तो समाज ही बड़ा छोटा सा समाज ज्ञान का होता है। तो मतलब ही नहीं है, उसमें ज्ञान की क्या मतलब है? तो सीधा सा एक फंडा है कि भैया कोई अगर कोई बात कह रहा है, आपने वकील साहब ने मुझसे कुछ कह दिया, तो मैं उसके तर्क वितर्क, मैं उसके नफा नुकसान को देखूंगा। आपने क्या नुकसान देखा अब तक जो सरकार आपके साथ खड़ी अपने आप को बताती है उसमें? देखिए, जहां तक मैं आज आपको बात बताता हूँ, नफा नुकसान इसका भुक्तभोगी हम हैं। ये मेरे कार्यकाल के दौरान की बात है, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। हमने हरीश रावत जी के साथ वार्ता करी, और हरीश रावत जी ने अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए बजटीय सत्र में 1 करोड़ रुपए की हमें मदद की बात करी। मदद की बात करने के बाद भी उनके द्वारा वो फाइल आगे चली। आगे चलने के बाद उन्होंने हमें शासनादेश भी दिया, 24 दिसंबर को दिया था, जब अगले हमारा उस दिन एनुअल फंक्शन होता है, अगले दिन से छुट्टियां पड़ जाती है। वो उन्होंने शासनादेश दिया। शासनादेश जब दिया तो हम भी बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है कि अधिवक्ताओं के कल्याण निधि में जो है 1 करोड़ रुपए सालाना जो बजटीय प्राविधान कर दिया गया है।
उसके बाद वो वित्त मंत्रालय में भी सब जगह वो फाइल गई। जब 2019 में मैंने सूचना के अधिकार में उस फाइल का पता करा तो वो फाइल खारिज हो चुकी थी। तो हम कैसे सरकार पे विश्वास कर ले? ये भी मेरे समय की बात है। और वो फाइल आज भी सचिवालय में मौजूद है। और यही तो बात हो रही है। बात इस बात की कि रेवड़ी और आश्वासन नहीं, यथार्थ धरातल पे काम होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब दिखेगा तो स्वाभाविक बात है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि कल्याण निधि में 1 करोड़ रुपए आना था, बजटीय सत्र में भी हो गया था, वो उसकी फाइल भी चली गई थी, वित्त मंत्रालय तक पहुंच गई थी। लेकिन मैंने जब सूचना के अधिकार में मांगी 2019 में, वो फाइल खारिज हो गई थी। ये सबसे बड़ा जो है विश्वास और अविश्वास वाली बात होती है। तो आगे की रणनीति आपका घंटाघर घेराव या फिर कुछ और? ये तो महज 2 दिन की बात है, लेकिन अगर नहीं बात हुई, नहीं बात मानी गई, नहीं समस्याओं का समाधान जल्द हुआ, तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो हम बिल्कुल इस गति से चल रहे थे कि धीरे-धीरे हमें सरकार पे भी ऐसा दबाव नहीं बनाना था कि हम 1 महीने से जब ऊपर हो गया था, सरकार को सोचना चाहिए था, सीएम साहब को आना चाहिए था। हम बिल्कुल रणनीति हमारी धीरे-धीरे चल रही थी, क्योंकि हर बार एक ही बात आती थी कि कई हमारे साथी अधिवक्ता, युवा जोश भी होता है, कईयों का अनुभव भी होता है। तो हम बिल्कुल रणनीति के तहत बहुत धीरे-धीरे चल रहे थे। लेकिन जब सरकार इतने समय में भी नहीं मानी तो हमें फिर जो है 22 तारीख को घंटाघर का करना पड़ा। उसके बाद की आगे की रणनीति और ज्यादा जो ये 22 तारीख की रणनीति से ज्यादा आगे की रणनीति जो है ज्यादा उसमें हमें अधिवक्ताओं को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अध्यक्ष या कार्यकारिणी के मान लीजिए हमारे 10 मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं, उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो एक अनुभव सिखाता है कि हमें इन्हें संभालना भी है। तो निश्चित तौर पे आंदोलन तो अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो आंदोलन तो उग्र होगा भी होगा। अभी तो हम सिर्फ घंटाघर की बात करते हैं, हम तो दर्शन लाल चौक की भी बात करेंगे, हम फिर उसके बाद दिलाराम चौक की भी बात करेंगे, हम सचिवालय की भी बात करेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास घेराव की भी बात करेंगे। तब भी हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम विधानसभा जब सत्र चलेगा तो उसके भी घेराव होगा। अभी तो हम शांति से चल रहे थे कि शांति सब बनी रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है। और जनता आज हमारी ओर देख रही है, वो कह रहे जब अधिवक्ताओं की नहीं सुन पा रही है सरकार तो ये हमारी कब सुनेगी, कैसे सुनेगी? ये सरकार जो कह रही है कि हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, वो उसमें क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या कहा है उन्होंने? कुछ बातचीत सरकार समिति बनाई, क्या बात? देखिए जब तक या तो इतना जरूर होता कि इनके कैबिनेट की बैठक होती है, सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है। आप हमें जो पत्र भेज रहे हो, मान लीजिए हमारे गृह सचिव जी पत्र लेके आए, वो भी बहुत अच्छे ओहदे पे, बड़े ओहदे पे हैं, वो भी एक सरकार के एक प्रतिबिंब है, वो भी आए थे, हमें दे के गए हैं यहाँ पे। क्या सरकार का इतना कर्तव्य नहीं था कि वो कैबिनेट की बैठक में इस बात को रखते कि भाई अधिवक्ताओं के समुदाय द्वारा बार एसोसिएशन देहरादून के एक लेटर पैड पे हमारी ये मांगे आ रखी हैं, इन मांगों को हम यथाशीघ्र पूरा करेंगे। ये कैबिनेट की बैठक होती है इनकी, उसमें भी ये मुद्दे नहीं आए। हम वो अखबार पढ़ते रहे या हम जो चैनल इसमें जुड़े, हमारे फोन पे जुड़े, हम उसे चेक करते रहे, किसी भी दिन ये मुद्दा सरकार द्वारा रखा ही नहीं गया जो है इसमें कैबिनेट की बैठक में। ये भी एक अहम प्रश्न है, रख देते तो ये निसंदेह अधिवक्ताओं का जो रोष है, कहाँ से अधिवक्ता अपना विधि व्यवसाय करे? आप ही बता दीजिए, आप तो सब जगह घूमते हैं। हम किससे कहेंगे कि हमारा चैम्बर कहाँ है, कहाँ आपने आना है? या तो हम उसे अपने घर बुलाएं, हम कहाँ बुलाएं किसी भी वादकारी को? और आप देखिए कि हम ऐसा हुआ है कि मैंने कहा नहीं कि न्यायपालिका भी इसमें बड़ी दोषी है और सरकार तो ही है। वादकारी का कर्तव्य किसका है? न्यायपालिका का भी है और सरकार का भी है। तो जब उन्हीं के लिए व्यवस्था की बात ही नहीं हुई है, हम अधिवक्ताओं की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने तो इनकी भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, जिसमें न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में आती है इस बारे में। मतलब मैं दूसरे बारे में नहीं कह रहा, इस बारे में कि उस नए भवन में क्या है बल, वहाँ क्या बना रखा है जब व्यवस्थाएं नहीं है तो? जो हमारे नया भवन जो 260 करोड़ रुपए के करीब का बना, आप ये लगा लीजिए कि वहां पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं, वहां लिफ्ट की बड़ी हालत बुरी, वहां आप सीट मतलब जो शौचालय हैं
उनमें भी ताले हैं, कईयों की टोटी पानी नहीं होता। वो तो हम बारासन देहरादून के प्रयास से हमने 5-6 वाटर कूलर अब स्वयं बारासन देहरादून ने लगाए उस न्यायपालिका के इतने खूबसूरत भवन में, वहां तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो आप सोचिए कि आम आदमी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर हम लोग ना होते, वहां पानी की व्यवस्था न करते, आदमी पानी पीने कहाँ जाता? वहां से सड़क पार करेगा, नेशनल हाईवे है, गाड़ी उड़ा के। हमारे भी कई अधिवक्ताओं के चोटें लग चुकी हैं। जैसे हम सड़क पार करते हैं, मान लीजिए सड़क, हम कोर्ट के अंदर हैं, तो हमारा फोन स्विच ऑफ रहता है या जो है वाइब्रेशन मोड पे होता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि घर से तो फोन नहीं आया, किसका फोन है? हम मान लीजिए फोन पे ही बात करते करते हमारे तो जीवन मरण का प्रश्न भी हो गया कि कई वकीलों के वहां पे दुर्घटनाएं घट भी चुकी हैं। तो ये बड़ी गंभीर मुद्दे हैं। आज पेन खत्म हो जाता है सिक्का, उसे फिर लेने के लिए इधर आओ, फोटो स्टेट करानी है, सड़क पार करके आओ। बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं और इन चीजों को कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, भगवान जाने। न्याय का मंदिर हम जिसे कहते हैं, हम तो न्याय का मंदिर ही समझते हैं। कम से कम भगवान भी कब देखेगा इस मंदिर को? ये सबसे गंभीर मुद्दे है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान जल्द हो और जो परेशानियां आपकी हो दूर हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुने, सरकार सुने, कैबिनेट में भी लाए, प्रस्ताव हो, चैम्बर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वादियों के खाने की व्यवस्था। जो लोग वहां आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। उम्मीद तो यही करेंगे कि कोई कानून संभालने वाले कानून न तोड़े। धनपाल जी, कोई प्रदर्शन हो, सब चीज हो, शांतिपूर्वक हो, है ना? अब घंटाघर घिराव का घिराव करना है आपको, इधर पुलिस की सख्ती भी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना भी और दूसरों का भी, ना? जी, जी, एयरपोर्ट में जी। आप रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, परेशानी सबकी अपनी-अपनी है। अब कनवाल साहब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देहरादून, तो वकील लड़ाई लड़ते हैं, कानून की दुहाई देते हैं और ये हवाला देकर ये वो करके, जो गलत होता है उसको गलत, जो सही होता है उसको सही। लेकिन यहाँ पर वकील अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार और सिस्टम से, कि भई बैठने की जगह, कोई चैम्बर की व्यवस्था, नए भवन में चमचमाते भवन में हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या सुना जाएगा भला इसको, इस बात को? कब सुना जाएगा? और क्या होगा जब सड़क पर फिर से उतरेंगे ये वकील? देखना होगा। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, चैम्बर क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सब बातें होनी चाहिए। दूसरे को भी दिखाइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।